आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैक्सवेल्स रिलेशन के बारे में। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 5 to 6 मार्क्स से यहाँ पर पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस होते हैं। हम 4 इक्वेशन यहाँ पर मैक्सवेल्स की फाइंड आउट करेंगे और उन चारों इक्वेशंस को हमें याद भी रखना है कि डायरेक्ट 1 मार्क्स में भी 1 या 2 मार्क्स में भी इसकी डायरेक्ट इक्वेशंस पूछ ली जाती है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर क्या है मैक्सवेल्स रिलेशन। तो मैक्सवेल्स रिलेशन क्या होते हैं, आपके जितने भी आपके थर्मोडायनामिकल जो सिस्टम्स होते हैं उनकी जो स्टेट्स होती है उन स्टेट्स को 4 वेरिएबल्स P, V, T और S, P प्रेशर, V वॉल्यूम, T टेम्परेचर एंड S बिकम्स टू एंट्रोपी। मतलब जो भी आपकी यहाँ पर किसी भी थर्मोडायनामिकल सिस्टम की स्टेट्स होती है उस स्टेट्स को हम 4 वेरिएबल्स P, V, T एंड S के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको अपन यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर कोई भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और बाकी के 2 कैसे होते हैं, डिपेंडेंट मान लिए जाते हैं। मतलब इनमें से किसी भी दो को हम कैसा मान लेते हैं, इंडिपेंडेंट। मतलब ये बिल्कुल फ्री होते हैं आपके, है ना, तो इंडिपेंडेंट मान लेते हैं। और बाकी के जो 2 होते हैं उसको हम कैसा मान लेते हैं, यहाँ पर डिपेंडेंट मान लेते हैं, डिपेंडेंट मान लेते हैं यहाँ पर हम इसको। तो 2 जो होते हैं, किसी भी 2 को चाहे आप इसको और इसको बोल दो, चाहे इसको और इसको बोल दो, चाहे इसको इसको, मतलब इनमें चारों में से कोई भी 2 आपके इंडिपेंडेंट हैं और 2 आपके कैसे होते हैं, यहाँ पर डिपेंडेंट होते हैं। और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, 4 इक्वेशंस हमें निकाल सकते हैं। और ये 4 इक्वेशंस क्या होती है, आपकी मैक्सवेल्स इक्वेशन कहती है यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो 4 फंक्शंस हैं, चारों फंक्शंस हैं यहाँ पर, तो ये फंक्शंस क्या कर सकते हैं, ये परफेक्ट डिफरेंशिएट होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब कि ये आपके ये कह सकते हैं सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव के ऑर्डर पर ही डिपेंड नहीं करते। परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को आप जानते हैं और सेकंड ऑर्डर की जो पार्शियल डेरिवेटिव वो उसके जो आपका ये ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करते हैं ये, ठीक है ना। इन्हीं रिलेशंस को अपन क्या बोलते हैं, मैक्सवेल्स रिलेशन कहते हैं। तो आपको मैक्सवेल रिलेशंस में यही लिखना है, क्या लिखना है, किसी भी थर्मोडायनामिकल सिस्टम को हम 4 वेरिएबल्स P, V, T एंड S के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें से 2 इंडिपेंडेंट होते हैं और 2 डिपेंडेंट होते हैं। और यहाँ पर इन चारों से मिलकर बना हुआ जो इक्वेशन होता है उन इक्वेशंस को अपन यहाँ पर क्या कहते हैं, मैक्सवेल्स रिलेशन करते हैं। और यहाँ पर ये इसके परफेक्ट जो अपने वेरिएबल्स हैं इनके परफेक्ट डिफरेंशियल हम यहाँ पर करते हैं। और परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस वे इक्वेशंस होती हैं जो ऑर्डर्स पर डिपेंड नहीं करती है, जिनका जो हमें कह सकते हैं सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव जो होता है वो ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता। फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव और सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है। तो सबसे पहले अपन यहाँ इन मैक्सवेल्स के समीकरण को ड्राइव कर लें। तो सबसे पहले हम ये कहें कि किसी भी थर्मोडायनामिकल सिस्टम में फर्स्ट और सेकंड रूल से अगर हम कहें तो du बराबर dq माइनस pdv, ये आपका क्या होता है, फर्स्ट रिलेशन निकाल रहा हूं मैं। dq यहां से जो फर्स्ट आपकी इक्वेशन होती है वो फर्स्ट इक्वेशन होती है dq इज इक्वल टू p डॉट du प्लस, तो मैं यहां से इसको लिख लेता हूं du इज इक्वल टू dq और माइनस का pdv, ऐसा इसको लिख सकता हूं मैं dw को। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होती है, फर्स्ट आपका रूल होता है जो थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट रूल जो होता है यही है। और यहाँ से सेकंड रूल से मैं लिख सकता हूँ इसको dq की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, TdS रख सकता हूँ, बिकॉज dq इज इक्वल टू TdS होती है। तो du इज इक्वल टू ये बन जाता है आपका TdS, इसको हम पहले कह चुके हैं, इसको t इज इक्वल टू dq अपॉन ds, तो dq इज इक्वल टू TdS और माइनस का pdv, इसको हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड रूल को मैंने यहाँ से इस प्रकार लिख दिया है। अब अपन ये बोल देते हैं यहाँ पर क्या है, u जो है आपका s और v का फंक्शन है। हम s और v को क्या मान लेते हैं, यहाँ पर फ्री मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर s और v को हम फ्री मान लें, है ना, मतलब इंडिपेंडेंट मान लें। और इंडिपेंडेंट मान करके हम इसका जो है डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल देते हैं, है ना। हम क्या कर देते हैं, s और v को मान लेते हैं हम इसमें कैसे, इंडिपेंडेंट, s एंड v आर इंडिपेंडेंट। इसको अपन ने क्या मान लिया, इंडिपेंडेंट मान लिया। मैंने कहा 2 इंडिपेंडेंट 2 डिपेंडेंट होते हैं, तो इसको इंडिपेंडेंट अपन मान लेते हैं, इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट हम इसको मान लेते हैं, एस और वी को इंडिपेंडेंट मान लेते हैं। और इंडिपेंडेंट मान के हम इसका क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव इसका हम निकालते हैं। तो डेल यू अपॉन में डेल एस, सबसे निकलेगा डेल यू अपॉन में डेल एस, है ना।
और यहाँ से वॉल्यूम को मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट माना है। तो डेल यू अपॉन, पहले मैंने क्या कर लिया, इस v को कांस्टेंट मान के डेल यू अपॉन डेल एस निकाला। तो ये क्या बनेगा आपका, दैट्स इज इक्वल टू, ये टी ही तो बनेगा, क्योंकि डेल अपॉन डेल एस ऑफ डेस, ये तो आपका कट पिट हो जाएगा और ये सिर्फ टी बच जाएगा, और ये कांस्टेंट है आपका v, तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये अपन यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं इसको, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया इसको मैंने यहाँ पर, या मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ आपकी, और इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड कह देता हूँ, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है। यहाँ पर डी वी बराबर जीरो रख दिया क्योंकि अपना वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसी प्रकार से डेल यू अपॉन में डेल वी एस, अगली इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं, इसका फिर से पार्शियल डेरिवेटिव करता हूँ। तो डेल यू अपॉन में डेल वी, अब मैंने क्या कर दिया, एस को कांस्टेंट मान लिया, और एस को कांस्टेंट मान के मैंने वी को वेरी कर दिया यहाँ से। तो एस जब कांस्टेंट होगा तो ये जीरो हो जाएगा आपका, और ये बन जाएगा आपका कितना बन जाएगा, तो यहाँ से इसको मैं डेल डेल, तो डेल से पी बन जाएगा आपका, तो माइनस का पी बचेगा यहाँ पर, इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी बिल्कुल। ये मैंने इसको पार्शियल डेरिवेटिव निकाल दिया मैंने इसका, ठीक है ना, इस तरह से इसको लिख दिया मैंने, ठीक है। अब अपन यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर परफेक्ट डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज है ना, परफेक्ट डिफरेंशिएशन, परफेक्ट यथातथ जिसको अपन बोलते हैं, तो परफेक्ट डिफरेंशिएटिंग, इसकी प्रॉपर्टी को हम यूज करें, तो परफेक्ट डिफरेंशिएटिंग की प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं डेल अपॉन में डेल वी, डेल यू अपॉन डेल एस, डेल अपॉन में डेल वी, इसका डेल यू अपॉन में डेल एस, है ना, डेल अपॉन डेल वी, डेल यू अपॉन में डेल एस वी, और इसके बाहर लगा दिया मैंने एस कांस्टेंट मानते हुए, अरे ये तो था ही सही v के लिए, डेल अपॉन डेल वी ले लिया मैंने एस को कांस्टेंट मानते हुए, दैट्स इज इक्वल टू, अगले ब्रैकेट में ये रहेगा आपका डेल अपॉन में डेल एस, ठीक है, किसका, इसका, तो ये बन जाएगा आपका डेल यू अपॉन में कितना है, डेल वी एस, और ये बन जाएगा कितना आपका v, कांस्टेंट v के लिए। ये तो होती है आपकी जो परफेक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन, परफेक्ट डिफरेंशियल है ना, डेल अपॉन डेल एस, डेल यू अपॉन में डेल वी अपॉन में, देखो एक मिनट, डेल अपॉन डेल वी, डेल यू अपॉन डेल एस वी एस के लिए, और डेल अपॉन डेल एस, डेल यू अपॉन में डेल एस, सॉरी ये डेल यू अपॉन में डेल एस एस, और डेल अपॉन डेल एस कॉन्स्टेंट वी के लिए। भाई मैंने कहा ना परफेक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशंस वे होती है जिसका सेकंड डेरिवेटिव जो होता है ये ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। मैं इसको डेल अपॉन डेल वी, डेल यू अपॉन डेल एस, एस को कांस्टेंट मानते हुए ऐसे लिख दूं, या डेल यू अपॉन डेल एस को डेल एस और ये वी मानते लिख दूं, तो दोनों का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इक्वल ही होगा। मैंने डेल यू अपॉन डेल एस वी को कांस्टेंट मानते हुए मैंने इसको डिफरेंशिएशन किया, तो डेल अपॉन डेल वी एस को कांस्टेंट मान लिया इसको करते हुए मैंने, फिर डेल यू अपॉन डेल एस एस को कांस्टेंट मानते हुए मैंने फिर से क्या कर दिया, पहले वी कांस्टेंट माना, एस को कांस्टेंट माना, और यही मानते हुए मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने इस प्रकार से डिफरेंशिएट कर दिया, तो डेल अपॉन डेल एस इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। मतलब ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करते, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं। ये मैंने प्रॉपर्टी का यूज किया है, परफेक्ट डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी का। अब इक्वेशन नंबर जो आपकी ये दोनों इक्वेशन है सेकंड एंड थर्ड, तो यूज इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को इसमें यूज कर देता हूं मैं। तो यहां जब इसको यूज करता हूं मैं, तो डेल अपॉन में डेल वी, देखिए सेकंड और थर्ड में जो प्रॉपर्टी उसको मैं यहां पर यूज कर रहा हूं इसके अंदर, तो डेल अपॉन में डेल वी, डेल यू अपॉन में डेल एस, इसको मैं लिख रहा हूं कॉमन वी के लिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा, देखो किसके इक्वल है ये, डेल यू अपॉन डेल एस, वी किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, तो ये बन जाएगा डेल टी अपॉन में डेल वी, यही तो बनेगा, और ये आपका रहेगा बाहर की तरफ एस, ठीक है, दैट्स इज इक्वल टू, ये क्या है आपका, यहां से डेल अपॉन डेल एस, तो डेल अपॉन में डेल एस, ये एज इट इज है ना, और यहां से क्या है आपका कांस्टेंट वी है, और डेल यू अपॉन में डेल एस, डेल यू अपॉन में डेल एस, ये बन जाएगा आपका कितना है, डेल पी अपॉन में डेल एस, यही तो होगा, डेल पी अपॉन में डेल एस, डेल पी अपॉन में डेल एस, यही होगा, ठीक है, डेल पी अपॉन में डेल अपॉन डेल एस, आप डेल यू अपॉन यहां से ये वी है, सॉरी यहां पर वी है यहां पर, तो डेल यू अपॉन में डेल वी एस, इसके लिए पी बनेगा, माइनस निकलेगा बाहर, तो माइनस निकला बाहर, ठीक है ना, डेल यू अपॉन में डेल एस, ये है देखो इस एस का वी कांस्टेंट माना मैंने इसका किया,
तो ये आपका डेल वी इसको उठा इधर ले आया, इसको उठा इधर ले गया, इसको कौन सा, मतलब ये दोनों इक्वेशन से एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ पर डेल वी ही रहेगा आपका, तो डेल वी रहेगा और यहाँ से अपन जो है इस वैल्यू को, इस डेल यू अपॉन में डेल वी एस की वैल्यू को उठा के यहाँ ला के रख दिया मैंने। जब यहाँ ला के रखा है तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से ये पी बन जाएगा, तो माइनस निकल जाएगा बाहर, और ये कौन से को कॉन्स्टेंट मान करके मैंने कॉन्स्टेंट माना है आपको, किसका, वी को कॉन्स्टेंट माना है। ये मैंने इस तरह किया है इसको, ठीक है ना, परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज किया। v कांस्टेंट के लिए डेल अपॉन v के रेस्पेक्ट में इसको s कांस्टेंट मान के कर दिया, फिर v को इधर रहने, v इधर तो मैंने s को कांस्टेंट, s को यहां से मानते हुए मैंने क्या कर दिया, v के रेस्पेक्ट में कर दिया। यहां पर आपका s नहीं होता कि s और s कांस्टेंट, s को कांस्टेंट माने और s के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो जीरो हो जाना चाहिए फिर तो, इसलिए डेल v ही रहेगा आपका यहाँ पर। और इस तरह से मैंने इसको इक्वेशन को यूज कर दिया। ये जो इक्वेशन कहलाती है आपकी, ये कहलाती है आपकी इक्वेशन नंबर 4th, एंड दिस इज नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, ये मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन कहलाता है, फर्स्ट इक्वेशन कहलाती है मैक्सवेल की ये वाली। अब हम निकालते हैं सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन कैसे निकालें यहां से, तो सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए हम जानते हैं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी फंक्शन से। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी फंक्शन क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी फंक्शन, ठीक है, फ्री एनर्जी फंक्शन। तो हेल्महोल्ट्ज की फ्री एनर्जी फंक्शन क्या होती है आपकी, तो हेल्महोल्ट्ज की फ्री एनर्जी फंक्शन होती है, ये बनती है आपकी कितनी, तो F इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, यही होती है, F इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, यही होती है आपकी। तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी फंक्शन क्या होता है, तो F इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। हम क्या करते हैं कि यहां पर इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूं मैं, है ना, तो डी एफ इज इक्वल टू कितना बनेगा आपका, तो डी एफ दैट्स इज इक्वल टू, आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग डी एफ दैट्स इज इक्वल टू डी यू माइनस टी कॉन्स्टेंट मान लो, ये बन जाएगा डी एस माइनस एस कॉन्स्टेंट मान लो, ये बन जाएगा आपका डी टी। ऐसा ही तो होगा भाई, टी को कॉन्स्टेंट मान के, इसका मतलब दो डेरिवेशन से, और हम जानते हैं डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। देखिए जरा इक्वेशन फर्स्ट को, तो यूज इक्वेशन फर्स्ट को यूज कर दूं मैं, तो कितना बनेगा आपका, देखो डी यू इज इक्वल टू कितना बनेगा, डी यू माइनस टी डी एस, डी यू माइनस टी डी एस बराबर माइनस का पी डी वी, तो कितना बन जाएगा, डी एफ दैट्स इज इक्वल टू माइनस का पी डी वी और माइनस का एस डी टी, यही होगा। मतलब इक्वेशन फर्स्ट को यूज कर दिया मैंने, तो माइनस का पी डी वी माइनस एस डी टी, है ना। तो अब हम क्या करें, एफ जो है टी और वी का फंक्शन आ रहा है, अब अपन क्या करते हैं, इस एस को टी और वी का, है ना, फंक्शन करते, तो अपन क्या कर दें, देखो एफ फंक्शन है आपका, किसका फंक्शन है, एफ इज अ फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है आपका, तो ये v एंड t का फंक्शन है। f किसका फंक्शन है, f इज अ फंक्शन ऑफ v एंड t, ये v और t का फंक्शन है, तो v और t के रेस्पेक्ट में अपन पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लें इसका, तो डेल एफ अपॉन में डेल टी, देखिए कैसे निकलेगा, तो मैं निकाल लेता हूं पार्शियल डेरिवेटिव कर देता हूं, डेल एफ अपॉन में डेल टी, टी के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम को कांस्टेंट मान करके, डेल एफ अपॉन में डेल टी मतलब टी के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम को कांस्टेंट मान के, जब टी के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम को कांस्टेंट मानूंगा तो ये तो आपको हो जाएगा जीरो, और डेल अपॉन डेल टी ऑफ डी टी टी होता है इज इक्वल टू माइनस ए, ऐसे तो बचेगा, है ना। ये इक्वेशन नंबर बोल देता हूं मैं आपकी 5, एंड अगेन मैं निकाल लेता हूं डेल एफ अपॉन में डेल वी, और ये टी को कांस्टेंट मान करके v के रेस्पेक्ट में, तो टी को कांस्टेंट मान लिया और v के रेस्पेक्ट में कर दिया, तो ये तो जीरो हो जाएगा, और ये बन जाएगा कितना आपका माइनस पी ही तो बचेगा, इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी आपकी, तो माइनस एस और ये माइनस पी बन जाएगा आपका, है ना। अब अपन यहाँ पर क्या कर दे, फिर से इसका अपन क्या निकाल लेते हैं, हम यहाँ निकाल लेते हैं इसका परफेक्ट डिफरेंशिएशन, है ना, परफेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट डिफरेंशिएशन। परफेक्ट डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी यहां पर फिर से लगा देता हूं मैं, तो क्या परफेक्ट डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, डेल अपॉन डेल वी, डेल एफ अपॉन में डेल टी, है ना, मतलब डेल अपॉन में डेल वी ब्रैकेट में डेल एफ अपॉन में डेल टी, ये है आपका v, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा आपका t बन जाएगा, दैट्स इज इक्वल टू वही चीज। अरे मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ फिर से परफेक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन की, तो डेल अपॉन डेल वी, डेल एफ अपॉन में डेल टी वी, और बाहर की तरफ टी को कांस्टेंट मानते हुए,
और डेल अपॉन डेल टी, डेल एफ अपॉन में डेल वी, है ना। फिर से डेल अपॉन में डेल टी, है ना, और क्या है डेल एफ अपॉन में डेल वी, तो डेल एफ अपॉन में डेल वी टी, और यहां पर क्या किया मैंने, कांस्टेंट माना किसको, वाई को। मतलब इसके रेस्पेक्ट में तो ये टी कांस्टेंट है, उस पूरे के रेस्पेक्ट में वी कांस्टेंट है, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ही होंगे, कोई चेंजेस इसमें नहीं होगा। तो यूज इक्वेशन 5 एंड 6, फिर से यूज इक्वेशन 5 एंड 6, मैं इक्वेशन 5 और 6 को यूज कर देता हूं इसमें फिर से। तो ये बनेगा आपका डेल अपॉन में डेल अपॉन डेल वी ऑफ डेल एफ अपॉन डेल टी वी, तो डेल एफ अपॉन डेल टी वी क्या है, एस है, तो ये माइनस का डेल एस अपॉन में कितना है आपका, डेल एस अपॉन में डेल वी, और कब, ये है आपका कॉमन क्या है आपका कांस्टेंट टी, दैट्स इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका डेल अपॉन डेल टी, तो डेल अपॉन डेल टी है बिल्कुल, और डेल एफ अपॉन में डेल वी, डेल एफ अपॉन डेल वी टी क्या है माइनस पी, तो माइनस बाहर और ये पी, और कब के लिए, ये कांस्टेंट वी के लिए। माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा डेल अपॉन डेल एस वी, और ये आपकी मैक्सवेल की जो सेकेंड इक्वेशन आती है डेल एस अपॉन डेल वी टी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन में डेल टी वी, ये आपकी मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन आती है। दिस इज इक्वेशन नंबर 7 एंड इट इज नोन एज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, ये आपका मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन आ गया। भाई बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जैसा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने देखा कि जो आपकी किरचॉफ्स के लॉ हैं वो बिल्कुल आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही यहाँ पर हमारे पास इसके जो रूल्स हैं, इसके जो लॉज हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं थर्मोडायनामिक्स में। जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ के लॉ है, वैसे ही इसमें आपका जो है आपके ये मैक्सवेल्स के रिलेशंस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें हमारे पास हो जाती है और ये अपन यहाँ पर बना देते हैं। अब हम अगली बात करें इसके अंदर, तो थर्ड इक्वेशन की अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर अपन एंथैल्पी की डेफिनेशन से, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी, थर्ड इक्वेशन में निकालने जा रहा हूँ। तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी, डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या कहती है हमारे पास, तो एंथैल्पी की डेफिनेशन ये है कि H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, यही तो होता है। तो एंथैल्पी डेफिनेशन है H इज इक्वल टू, है ना, एंथैल्पी जो हमने यहाँ पर निकाला नहीं है, इसको आपको याद रखना है इस चीज़ को, है ना। डेफिनेशन आप जानते हैं एंथैल्पी की, है ना, हमने इसको सिलेबस में नहीं था इसलिए अपन नहीं किया है। तो H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है ये, तो H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ऐसा होता है यहाँ पर। तो H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी बनता है, ये एंथैल्पी की डेफिनेशन है आपकी। अब यहाँ से अपन ये करें कि इस H को अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं, जैसे मैंने डिफरेंशिएट किया था। अगर इसको डिफरेंशिएट करूँ जैसे मैंने यहाँ किया था, तो ये बन जाएगा आपका DH दैट्स इज इक्वल टू DU और प्लस PdV और प्लस का VdP, ऐसा ही तो होगा। DH इज इक्वल टू DU PdV प्लस VdP, यही होगा आपका। तो PdV प्लस VdP यही होगा। और हम जानते हैं TdS बराबर कितना होता है, DU प्लस PdV होता है, DU प्लस PdV। देख लीजिए जरा, ये DU प्लस PdV, DU और PdV, DU प्लस PdV, इक्वेशन फर्स्ट को यूज कर दो, क्या बनेगा, यूज इक्वेशन फर्स्ट को यूज कर देता हूं मैं, तो कितना बनेगा आपका DH दैट्स इज इक्वल टू DU प्लस PdV इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, TdS प्लस VdP, ऐसा ही तो होगा। तो TdS प्लस VdP ये आपका बन जाएगा ये इक्वेशन। तो DH इज इक्वल टू VdP प्लस TdS। फिर से हम इसको क्या कर दें, वही डेल एच अपॉन में इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दें, है ना, P को कांस्टेंट मान के S के रेस्पेक्ट में और S को कांस्टेंट मान के P के रेस्पेक्ट में, है ना। फिर से वही कि H इज अ फंक्शन ऑफ S एंड P। तो अपन क्या कर लें, पहले अपन डेल एच अपॉन में निकाल लूँ मैं, डेल एच अपॉन में डेल S, किसको कांस्टेंट मान के, P को कांस्टेंट मान करके। तो ये तो आपका P कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ T, इक्वेशन नंबर 7 हो गई। और इसी प्रकार से मैं डेल एच अपॉन में डेल पी ये निकाल लूँ, और किसको कांस्टेंट मान के, एस को कांस्टेंट मान के, डेल एच अपॉन में डेल पी निकाल लिया मैंने। तो डेल एच अपॉन में डेल पी ये इसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, इसको कांस्टेंट मान तो 0 हो जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ आपका v बचेगा। तो इक्वेशन नंबर 8 बन जाएगी आपकी, यहाँ से हो गया ना। तो इस तरह से इक्वेशन मैंने निकाल दी यहाँ पर इज इक्वल टू v।
डेल एच अपॉन में डेल पी एस और डेल एच अपॉन में डेल एस पी टी। अब यहां पर वापस से वही क्या हम बार बार कर रहे हैं इसी चीज को, परफेक्ट डिफरेंशिएशन की अपन डेफिनेशन को यूज करें। तो परफेक्ट डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या होती है भाई, वही सेकंड ऑर्डर के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं, जो डेरिवेटिव्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं यहां पर। तो वापस से यही तो बनेगा आपका भाई, डेल अपॉन में डेल वी, डेल एफ अपॉन में डेल टी। अपन इसको यहां पर वैसे किया था, अपन क्या कर दें कि मैं इसके लिए निकलना चाहता हूं इसको, तो इसलिए निकालना चाहता हूं मतलब डेल एच अपॉन में डेल एस, तो डेल एच यही कर देता हूं। चलिए इसको मैं, है ना, आगे नहीं इसको अपन सॉल्व करते हैं, इसको इसमें मैं करेक्शन करके यहीं से, चलिए लिख देता हूं ऊपर से, यहां से इसको मैं लिख देता हूं ऊपर से। तो क्या बनेगा, तो अपन वही चीज परफेक्ट डिफरेंशिएशन से, है ना, परफेक्ट डिफरेंशिएशन की इक्वेशन से क्या लिख दूं इसको मैं इसको लिख देता हूं, देखो डेल एच अपॉन में डेल एस, है ना, ये क्या है आपका P, है ना, यही तो है। डेल एच अपॉन में डेल एस पी है, तो डेल एच अपॉन में डेल एस पी, और किसको डेल अपॉन डेल पी एस, इसको लिख दूं मैं यहां पर डेल अपॉन में डेल पी, पी के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं इसको, कब, एस को कांस्टेंट मान के, यही तो है। इसी प्रकार से डेल एच अपॉन में डेल पी है आपका ये, है ना, और ये क्या है डेल एच अपॉन डेल पी एस, यही है। तो डेल एच अपॉन में डेल पी एस, इसी को मैं रख रहा हूं किसके रिस्पेक्ट में, तो डेल अपॉन में ये है आपका डेल एस, और किसको कांस्टेंट मान करके, पी को कांस्टेंट मान करके, ऐसे लिखूंगा भाई, इंटरचेंज हो सकता है आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। डेल एच अपॉन में डेल पी और डेल अपॉन डेल एस एस, और इसके पी को कांस्टेंट मान करके, और इक्वेशन नंबर 7 8 को यूज कर दूं, तो यूज इक्वेशन 7 एंड 8, वापस से वही काम। जब 7 और 8 को इसमें यूज कर रहा हूं मैं, तो डेल अपॉन में डेल पी, डेल अपॉन में डेल पी एच के लिए, डेल एच अपॉन में डेल एस, डेल एच अपॉन डेल एस पी के लिए क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा डेल टी अपॉन में कितना है ये डेल पी है, डेल एच अपॉन में डेल एस पी, डेल एच अपॉन में डेल एस पी टी के लिए, तो डेल टी अपॉन में डेल पी, डेल टी अपॉन में डेल पी किसके लिए, कांस्टेंट एस के लिए, दैट्स इज इक्वल टू, फिर अपना है डेल अपॉन में डेल एस, तो डेल एच अपॉन में डेल पी एस वी के लिए, तो डेल वी अपॉन में डेल एस किसके लिए, आपका कांस्टेंट पी के लिए, यही होगा। और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 9 आपके, ऐसा हो गया। तो डेल टी अपॉन में डेल पी एस और डेल वी अपॉन में डेल एस पी, यही तो होगा। तो ये आपकी डेल टी अपॉन में डेल पी एस और डेल वी अपॉन में डेल एस पी, ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ चुकी है। इसको बोलते हैं अपन थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, ये मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन आ जाता है आपका, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल आ जाती है। अगली की हम बात करें तो फोर्थ क्या रहेगा आपका, चौथी इक्वेशन निकालता हूं मैं, है ना, चौथी इक्वेशन को निकाल रहा हूं। तो चौथी इक्वेशन के लिए हम जानते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी डेफिनेशन, वापस से हम जानते हैं कि जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी की डेफिनेशन से। तो क्या है गिब्स फ्री एनर्जी की डेफिनेशन, तो G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, यही तो होता है। G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, हम पहले निकाल चुके हैं इसको। तो G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस होता है आपका। तो H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ये आपकी सिस्टम की एंथैल्पी होती है। तो H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है। तो H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ये हम जानते हैं, ये क्या होती है आपकी एंथैल्पी होती है H। एंथैल्पी H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है आपका। तो H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, यही तो होता है। तो इसमें रख दूं इसको मैं, तो u प्लस पी वी माइनस टी एस हो जाएगा, है ना। सो दिस इंप्लाइज G इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका, तो u प्लस पी वी माइनस का टी एस, यही तो होगा। तो G इज इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस का टी एस, यही होगा। अब यहां पर अपन ये कहें किसी इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं फिर से मैं, है ना, डिफरेंशिएट करता हूं इसको मैं। तो क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां से आफ्टर डिफरेंशिएटिंग ये बन जाएगा डी जी इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस और माइनस का एस डी टी,
ये अपन ने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। और हम जानते हैं डी यू प्लस पी डी वी बराबर टी डी एस, डी यू प्लस पी डी वी, तो डी यू प्लस पी डी वी बराबर कितना होता है, टी डी एस होता है। तो डी जी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा टी डी एस तो हो जाएगा, अरे डी यू प्लस पी डी वी इज इक्वल टू टी डी एस होगा, तो टी डी एस बन जाएगा, हो गया आपका, है ना। और साथ ही यहां से अपन ये लिख दें तो डी जी इज इक्वल टू, देखो अब टी डी एस बन गया आपका, और टी डी एस बन गया है, और प्लस का कितना है साथ में बचा, उसको लिख दो वी डी पी माइनस का टी डी एस और माइनस का एस डी टी। तो टी डी एस से टी डी एस कैंसल, तो डी जी इज इक्वल टू कितना है, वी डी पी माइनस एस डी टी, यही तो होगा। तो डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, ये बन जाएगा। तो ये कंडीशन होगी आपकी। तो अब यहां से अपन, यदि आपका परिवर्तन कैसा हो रहा है, समदाबी परिवर्तन है ना, यदि आपका आइसोप्रेशरिक, मतलब परिवर्तन कैसा है आपका, यदि मैं इसको समदाबी मान लूं, आइसोप्रेशरिक मान लूं इसको मैं, तो समदाबी प्रक्रम के लिए क्या बन जाएगा आपका, dp इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो dg इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, माइनस का एस डी टी हो जाएगा, है ना। dp इज इक्वल टू 0, तो dg इज इक्वल टू माइनस का एस डी टी बन जाएगा, है ना। तो dg अपॉन में dtp ये निकल जाएगा हमारे पास, यहां लिख देता हूं इसको मैं, है ना। क्या हो जाएगा यहां से आपका, यहां से क्या बनने वाला है, देखिए जरा, यहां से इसको लिख देता हूं dg अपॉन में dt, ये है। तो dg अपॉन में dt कॉमन p के लिए कितना बन जाएगा, ये माइनस का s हो जाएगा, ठीक है। dg अपॉन में dt कॉमन p के लिए इतना बन जाएगा, या इसको मैं डेल जी अपॉन पार्शियल डेरिवेटिव के रूप में भी लिख सकता हूं, इसको में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और ये भी क्या है आपका यथातथ अवकल समीकरण होगा, है ना। यथातथ अवकल समीकरण, इसका मतलब क्या है, देखिए इसको मैं डेल के रूप में भी चेंज कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। पार्शियल डेरिवेटिव छोटे इसको डेरिवेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो फ्रॉम अगेन परफेक्ट डिफरेंशिएशन की इक्वेशन से, परफेक्ट डिफरेंशिएशन की इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं डेल जी अपॉन में डेल टी, है ना। ये मैं लिख देता हूं इसको कितना है, टी। भाई परफेक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन डेफिनेशन से लिख रहा हूं, तो ये बनेगा आपका कितना हो जाएगा, डेल जी अपॉन में डेल टी। और देखो एक कंडीशन इसमें और लगा दें अपन, इसको ये करने के पहले मैं इसमें एक कंडीशन और लगा देता हूं। चलो देखो, इसको मैं बोल देता हूं यहां से, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 10, है ना। और इफ यदि आपका जो प्रक्रम है वो कैसा हो, समतापी, ताकि दो इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास में, तो समतापी प्रक्रम के लिए क्या बन जाएगा इसमें, dt इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये बनेगा dg इज इक्वल टू कितना बन जाएगा यहां से, vdp हो जाएगा। भाई जब प्रक्रम समतापी है तो ताप में परिवर्तन 0 होगा, ये 0 हो जाएगा। तो dg इज इक्वल टू vdp, तो मैं लिख सकता हूं इसको डेल जी अपॉन में डेल p, है ना। कौन सा प्रक्रम है, समतापी, कांस्टेंट t के लिए, ये v के बराबर होगा, इक्वेशन नंबर 11 आ जाएगी। डेल जी अपॉन डेल p t v के बराबर हो जाएगा। अब फिर से वापस से वही परफेक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन की कंडीशन है, क्या बन जाएगा आपका, डेल जी अपॉन में डेल टी पी। अरे पहले वाली इक्वेशन डेल जी अपॉन में डेल टी पी, और डेल अपॉन में डेल पी, डेल अपॉन में डेल पी टी लिख सकता हूं इसको मैं इस प्रकार से। और ये किसके बराबर होगा, ये बन जाएगा डेल जी अपॉन में डेल पी टी, है ना। और किसके लिए हो जाएगा ये बन जाएगा आपका डेल जी अपॉन में डेल पी टी, और डेल अपॉन में डेल टी और कांस्टेंट पी के लिए लिख सकता हूं बिल्कुल इसको, परफेक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन की डेफिनेशन से। ये होती है आपकी क्वालिटी। अब मैं इक्वेशन 10 और 11 को यूज कर दूं, तो यूज इक्वेशन 10 एंड 11, 10 और 11 को यूज कर देता हूं मैं। जब 10 और 11 को यूज करूंगा मैं, तो कितना बनेगा आपका, डेल अपॉन में डेल जी अपॉन में डेल टी पी के लिए क्या लिख दूंगा, माइनस एस, तो माइनस का डेल एस अपॉन में डेल पी टी, दैट्स इज इक्वल टू डेल अपॉन में डेल टी, डेल जी अपॉन में डेल पी टी के लिए, डेल जी अपॉन डेल पी टी के लिए वी, तो ये हो जाएगा, और ये बन जाएगा कितना आपका, पी हो जाएगा। तो माइनस डेल एस अपॉन में डेल पी टी और डेल वी अपॉन में डेल टी पी, यही कंडीशन होगी। तो ये अपने पास फोर्थ इक्वेशन आएगा, डेल एस अपॉन में डेल पी टी और डेल वी अपॉन में डेल टी, ये हो जाएगा आपका इतना, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं यहां से। तो डेल जी अपॉन में डेल टी, डेल जी अपॉन में डेल टी, है ना। और इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर दोनों को इक्वेशन को लिख दिया एक दूसरे के इक्वल करके।
और हमारे पास ये जो इक्वेशन आती है आपकी फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल आती है। ठीक है, ये मैक्सवेल की आपकी फोर्थ इक्वेशन होती है। ठीक है, तो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल क्या है, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। ठीक है, इस तरह से अपन चौथी इक्वेशन मैक्सवेल की यहां पर लिख सकते हो। चारों इक्वेशंस हमने निकाल दी और चारों इक्वेशंस हमने यहां पर लिख दी है। ठीक है ना, डेल वी अपॉन में डेल टी, डेल वी अपॉन में डेल टी, है ना, इसके लिए। तो ये बिल्कुल चौथी इक्वेशन हमारे पास है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये रही, ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, सॉरी ये थर्ड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी, थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फोर्थ इक्वेशन थे आपकी, और बाकी ये दो इक्वेशंस मैं पहले निकाल चुका हूँ। तो इस तरह मैक्सवेल की चार इक्वेशंस हमारे पास मिल जाती है। ये चारों इक्वेशंस आपकी मैक्सवेल्स के रिलेशन के अकॉर्डिंग आती है, और इसका जो है आगे हम कई तरह से इसका यूज़ करेंगे, इसको हम यहाँ पर जो है देखेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर में भी हम इसको बिल्कुल यूज़ करने वाले हैं।